नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं? राजेश, महेश, गणेश, दिनेश, सुनीता, आदित्य, सुनील, प्रवीण, संदेश। जो हमारी एक शानदार श्रृंखला चल रही है, उस शानदार श्रृंखला का अगला एक शानदार चैप्टर, और उस शानदार चैप्टर का नाम क्या है? तो आंसर आता है आपके पास, जीप पर सवार इल्लियां। तो हमारे लिए प्रश्न यहाँ पर यही इसमें होता हुआ दिखाई देता है कि जीप पर सवार इल्लियां नामक ये जो व्यंग्य विधा है, व्यंग्य निबंध है, इसको लिखने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो आंसर जाएगा अपने पास यहाँ पर शरद जोशी। फिर जब अगर हम यहाँ से इसमें आगे की तरफ बढ़ें तो बेसिकली ये वाला जो टाइटल है, इमेज है, वो आपको इस कंटेंट को सही तरीके से दिमाग पर, मस्तिष्क पर छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त हैं। और यह है कि नाम ही लिखा है जीप पर सवार इल्लियां, तो बेसिकली बेसिक जो है यहाँ पर इल्लियां हैं, वो किस बात का संकेत होती हुई दिखाई देती है? तो सरकारी कर्मचारियों को शरद जोशी के द्वारा यहाँ पर जीप पर सवार इल्लियों के रूप में कहीं ना कहीं संबोधित किया है। यही होता है कि एक बार जो चना है, चना का जो खेत होता है, उस चने के खेत में इल्लियां जबरदस्त तरीके से हो जाती है, लेकिन सरकारी तंत्र, जिसको यहाँ पर इस पाठ में शरद जोशी साहब ने व्यंग्यात्मक निबंध के स्टाइल में एक निष्क्रियता का प्रतीक बताया है। सरकार सरकारी तंत्र को, अफसरशाही को, नौकरशाही को और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का शिकार बताया है। और जब तक बहुत ज़्यादा हल्ला हो न हो जाए तब तक अपनी तरफ से यहाँ पर ये आगे बढ़ने वालों में नहीं आता है ना। जय हिंद सिखा। तो यहाँ पर इस पॉइंट में हमको जो थीम पकड़नी हो क्या है? तो आम तौर पर अगर आप इसमें यहाँ पर देख रहे हैं तो ये किसान है जो बेचारा डेरा सहमा है, एक इसमें यहाँ पर बड़ा अफसर होता है, एक छोटा अफसर होता है, और एक यहाँ पर लेखक हैं जिसका नाम क्या है? शरद जोशी। तो इस पार्ट को यहाँ पर बड़े अफसर का एक अपना रवैया, छोटे अफसर का बड़े अफसर को खुश करने में अपना रवैया, और किसान के खेत में यहाँ पर जब इल्लियां पूरी तरीके से अगर उसके खेत की फसल को क्यों न नुकसान कर दे, तब भी यहाँ पर तब तक जो है ये सरकारी सिस्टम आमतौर पर जागने का नाम नहीं लेता। और कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पर इस सरकारी सिस्टम को जनता के शोषण के रूप में उभारने का प्रयास किया है, जनता के शोषण के रूप में इनको चरितार्थ किया है। तो यदि अगर आप यहाँ पर उस वाली स्टाइल में, पात्र स्टाइल में अगर आप देखोगे तो एक इसमें यहाँ पर किसान है, एक बड़ा अफसर है, एक आपके पास यहाँ पर छोटा अफसर है, और एक कहीं ना कहीं लेखक का नाम इसमें यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। पार्ट का कंटेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यदि इस पार्ट के कंटेंट को हमने यहाँ पर एक बार केवल सुन लिया तो उसके बिहाव पर हमारे वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस, वो कभी यहाँ पर अपने इसमें गलत नहीं होंगे, इतनी इसमें उम्मीद है ना। इमेज में आप यहाँ पर देख लो, ये जीप पर जो है ये आपके पास खेती किसानी की जब बात आती हुई दिखाई देती है, तो खेती किसानी को देखने के लिए कि जब ज़रूरत से ज़्यादा अखबारों में इस बात की चर्चा हो गई, तब वहाँ पर जो अफसर जो है, अब सरकार को भी ये लगने लग गया था, आम तौर पर कि जो ऊपर बैठे हुए लोग रहते हैं उनको भी लगने लग गया था कि कहीं इसकी वजह से हमारी सरकार ही न चली जाए, या अगले चुनाव में ऐसा ही न हो कि हम यहाँ पर जीत ही न पाएँ। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे पाठ को शरद जोशी ने एक शानदार, सरल, सहज और व्यंग्यात्मक भाषा में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। देखते हैं यहाँ पर शरद जोशी साहब का नाम है जीप पर सवार इल्लियां। सबसे पहले हम यहाँ पर अगर इनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो इनका जन्म होता है उज्जैन शहर में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप याद रखें इस पॉइंट को, है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक प्रश्न है आपके पास यहाँ पर कि उज्जैन शहर में इनका जन्म होता है, समय क्या है? तो 1931 का, इट मीन्स 1931 में, 1931 में इनका जन्म होता है। और इनका निधन क्या है? 1991। बेसिकली हमारा इन बातों पर यहाँ पर फोकस नहीं होता, और न ही एग्जामिनर का एटीट्यूड जो है इस प्रकार की बातों की तरफ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने को ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर उज्जैन से संबंधित है, इसमें आप याद रखें। फिर आगे इन्होंने व्यंग्य लेख, इट मीन्स यहाँ पर अपनी बात को सीधी सीधी न कह करके व्यंग्यात्मक रूप में ऐसे जबरदस्त तरीके से मारने की प्रयास की है कि सामने वाले की CPU तक को खोल देते थे ये।
व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कालम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी इन्होंने यहाँ पर इसमें लिखे हैं। अपने तो यह है कि जिस प्रकार से हम यहाँ पर हरिशंकर परसाई का नाम एक व्यंग्य विधा को प्रतिष्ठापित करने में योगदान होता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर व्यंग्य विधा को और मजबूत करने में शरद जोशी का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई देता है जितना यहाँ पर हरिशंकर परसाई को आप याद करते हो। ठीक है, फिर यहाँ से इसमें आगे बढ़े। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा देने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। और अगर हम यहाँ पर पहले जिस किसी व्यंग्य कलाकार का नाम अगर श्रद्धा के साथ लेते हैं तो वो नाम आपके पास हरिशंकर परसाई साहब का आता हुआ दिखाई देता है। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ चले तो अगला पॉइंट अपने पास ये है कि मुख्य व्यंग्य कृतियाँ। अब वैसे तो रचनाएं बहुत सारी हैं, कुछ में जैसे एक है परिक्रमा। फिर अपने पास पॉइंट आए किसी बहाने। आपको जो पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग वो हैं जीप पर सवार इल्लियाँ, क्योंकि किसी न किसी दिन आप भी सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनते हुए दिखाई दोगे। तो क्या आप भी जो है यहाँ पर शरद जोशी वाली स्टाइल में जीप पर सवार इल्लियों के रूप में काम करते हुए दिखाई देंगे, है ना। फिर अगला है तिलिस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, दो व्यंग्य नाटक, जिसमें यहाँ पर एक है अंधों का हाथी और एक था गधा। फिर एक पॉइंट अपने पास एक उपन्यास मैं और केवल मैं केवल मैं, इस यहाँ पर आती है। अब इसमें से मेरे हिसाब से तो केवल इस प्रकार का प्रश्न बाई चांस इसमें यहाँ पर बनने की संभावना रहती है कि निम्नलिखित में ऐसे कौन सी शरद जोशी साहब की रचना है या नहीं है। ये टाइटल अपने लिए इसमें यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसके अलावा इसमें से यहाँ पर दूसरी बात नहीं। फिर आगे इसमें चले। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है, ये अपने को याद रखना पड़ता है। ऐसे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। मुहावरों और हास परिहास का, मुहावरे जब जरूरत से ज़्यादा जो है इनमें यहाँ पर आते हुए दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें अगर आप मुहावरों को भी बात करते हो तो ये भी अपनी किसी बात को शानदार तरीके से, विलक्षण ढंग से या लाक्षणिक ढंग से लोगों के ऊपर मारते हैं। परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक बनाया है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियां, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी पंथ, किसी भी प्रांत से संबंधित क्यों न हो, यदि समाज में किसी न किसी प्रकार की विसंगति हैं तो उस विसंगति को धुआंधार तरीके से व्यंग्यात्मक रूप से आपके समक्ष जो है इन्होंने भेजने का प्रयास किया है या उस उन बातों को इसमें लिखा है। फिर आगे चलें। इसमें सम्मान, पद्मश्री सम्मान मिलता है 1990 में, चकलस पुरस्कार मिलता है, काका हाथरसी पुरस्कार है, और श्री महाभारत हिंदी साहित्य समिति के द्वारा जो है इन्हें यह श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति द्वारा सारस्वत मार्तंड की उपाधि से भी कहीं ना कहीं नवाजा जाता है। तो ये 2-3 नाम है इसमें, जहां पर पद्मश्री वाला पॉइंट अगर आप याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी तो नहीं। चलते हैं अब यहाँ पर पाठ के परिचय से रिलेटेड। जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी द्वारा लिखी एक व्यंग्य निबंध है ना, एक व्यंग्य निबंध है जो सरकारी तंत्र और अफसरशाही की निष्क्रियता, ये पकड़ लीजिए, इसमें सरकारी तंत्र और अफसरशाही की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार पर, निष्क्रियता भी कि बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, एक बार जॉब लग गया है फिर एक्टिव मोड से जो है पैसिव मोड में चले जाते हैं। तो सरकारी तंत्र की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है इन्होंने यहाँ पर। इसमें लेखक सरकारी कर्मचारियों को के खेत में लगने वाली इल्लियों की तरह चित्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास यही है इसमें कि जीप पर सवार इल्लियों में, जीप पर सवार इल्लियों नामक जो चैप्टर है, इस चैप्टर यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को कैसा बताया गया है, जो व्यवस्था के नाम पर जनता का शोषण करते हैं, जो व्यवस्था के नाम पर जनता का शोषण करते हैं। फिर आगे यहां से बढ़ें। सरकारी तंत्र की निष्क्रियता, लेखक सरकारी कर्मचारियों काम करने के तरीके का मजाक उड़ाते हुए दिखाते हैं कि कैसे वे किसी भी मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते, किसी भी मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते और केवल औपचारिकताएं निभाते हैं। कागजी कार्रवाई पूरी हो जानी चाहिए। हर कोई जब काम करता है तो उसमें यही लगता है कि बस मैं कागज पर मजबूत रहूं, कि जब मैं मुझे अगर कहीं पर घसीटा पिसीटा जाए तो उस समय मैं कागज दिखा दूं कि लो साहब देख लो ये मेरे यहाँ पर कागज हैं। अखबारों में खबर छपने के बाद ही अफसरों और नेताओं की नींद खुलती है।
जब तक अखबार में यहाँ पर बोबो न हो जाए, जब तक यहाँ पर ब्लास्ट न हो जाए, अखबारों में चारों तरफ चर्चाएं न होने लग जाए, तब तक जो है यहाँ पर किसी भी जो सरकारी अधिकारी होती है वो नींद नहीं खुलती। इस चैप्टर में यहाँ पर जीप पर सवार रैलियों में शरद जोशी साहब इस बात को इंगित करते हैं। फिर आगे, अधिकारियों की मांग का व्यवहार। सरकारी अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई और बयानबाजी में व्यस्त रहते हैं। कृषि अधिकारी किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हैं। कृषि अधिकारी किसानों की समस्याएं क्या हैं उनको नजरअंदाज कर दो, और यदि चने के खेत में वहां पर इल्लियों को देखने के लिए भी चले गए तो फिर वहां पर यही है कि उस खेत में जो हरे चने हैं तो वहां पर किसान कह दिया जाएगा कि जाओ रे लाइए साहब के लिए, जो है साहब को हरे चने खाना है ना। अधिकारियों का ध्यान इल्लियों से ज्यादा हरे चने पर होता है जिसे वे मुफ्त में ले जाना चाहते हैं, और उसके बदले उस किसान को 1 रुपया भी देना जो है पसंद नहीं करते। ये इसमें यहाँ पर पाठ में बताए हैं। फिर यहाँ से आगे, हास्य और व्यंग्य। लेखक चने के बारे में सीमित जानकारी को मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर आता है वो ऐसे मजाकिया अंदाज में कि चने का पेड़, तो बोले चने का पेड़ होता है कि चने का खेत होता है। ये अपनी इस प्रकार से यहाँ पर मजाकिया वाली स्टाइल में बात करते हैं कि चने का पेड़ होता है कि चने का खेत होता है ना। फिर यहाँ पर आगे, कृषि अधिकारियों की बातचीत और उनका दिखावटी व्यवहार पाठक को हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। अंत में लेखक प्रतीकात्मक रूप में सरकारी कर्मचारियों को ही इल्लियां बताकर यह संदेश देते हैं कि असली नुकसान तो ये अफसर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि जिस चने के, और दूसरी बात है यहाँ पर कि चने का पेड़ होता है कि पौधा होता है, दूसरी बात है कि जो पौधे पर जो इल्लियां होती है वो नुकसान करते हैं, या फिर ये जो सरकारी तंत्र होता है वो ज़्यादा नुकसान करता है। तो असली नुकसान तो ये अफसर ही कर रहे हैं, ऐसा इस पार्ट में यहाँ पर इन्होंने बताने का प्रयास किया। फिर बात आती है इसमें यहाँ पर कुछ चरित्र हैं जिसमें एक लेखक है, एक बड़ा अफसर, एक छोटा अफसर और एक किसान है। एक लेखक हैं जो साथी के रूप में यहाँ पर इनके साथ घूमने फिरने इट मीन्स वहाँ पर जो जीप पर जिस समय ये जा रहे होते हैं चने के खेत का मुआयना करने, तो उस समय इनको भी बिठा लेते हैं। लेखक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण रखने वाला एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, कौन? तो आंसर है शरद जोशी, जो सरकारी तंत्र की नाकामी पर कटाक्ष करते हैं। व्यंग्य के माध्यम से व्यवस्था की कमियों को उजागर करते हैं। व्यंग्यात्मक बाणों के माध्यम से जो सरकार की कमजोरियां होती हैं उनको उजागर करते हैं। बड़ा अफसर यहाँ पर सरकारी अधिकारी जो केवल औपचारिकता निभाने और आदेश देने में रुचि रखता है, और जब यहाँ पर जबरदस्त तरीके से जब अखबारों में खबरें छपने लगती है तब यही बड़ा अफसर एक दिन जाता है कहाँ पर? तो आंसर आता है चने के खेत में, है ना। या किसानों की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील है लेकिन खेतों की सैर और हरा चाने खाने की दिलचस्पी रखता है। किसानों की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील है लेकिन खेतों की सैर करना, वो कहता है कि खेतों की सैर करना मुझे अच्छा लगता है। बीच बीच में जब ये चर्चा करते हुए पाठ को जब आगे की तरफ बढ़ाते हैं तब शरद जोशी ये कहते हैं, मतलब शरद जोशी से ये कहते हैं, कौन? आंसर है बड़ा अफसर, की मुझे खेतों में घूमना फिरना जो है वो बड़ा ही अच्छा लगता है और हरा चना खाने में दिलचस्पी रखता है। फिर अगला पॉइंट, छोटा अफसर और किसान। छोटा अफसर कौन है? तो छोटा अफसर वो है जो बड़े अफसर को खुश रखने का काम रखता है। बड़े अफसर के आदेशों को बिना सवाल किए मानने वाला व्यक्ति। बड़े अफसर ने कोई बात कह दी तो हाँ जी, जी हाँ, हाँ हाँ जी, इसके अलावा जो है कोई और ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। किसान पर रोब झाड़ता है, और किसान पर रोब इस बात के लिए झाड़ता है क्योंकि जिस समय इनके बड़े साहब की इच्छा होती है हरे चने खाने की, पर यहाँ पर पहले इस रोब वाली स्टाइल में तो किसान यूं जो है डर जाता है कि अरे और क्या करेंगे ये, तो रोब झाड़ करके किसान से चने लेना। किसान पर रोब झाड़ता है, की कोशिश करता है और बड़े अधिकारी को खुश करने में लगा रहता है। फिर यहाँ पर किसान कौन? तो किसान वही तुम्हारे हमारे जैसा डरा सहमा, है ना। डरा सहमा व्यक्ति जिसे सरकारी अधिकारियों के आदेशों को मानने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं होता। वे अपनी फसल को बचाने से ज़्यादा अधिकारियों की मांग पूरी करने में मजबूर दिखता है। अपनी फसल को बचाने के बजाय जो अधिकारियों की मांग होती है वो वहाँ पर करने की मजबूरी को कहीं ना कहीं दिखाता हुआ इसमें यहाँ पर दिखाता है। तो ये पार्ट आपके पास यहाँ पर इस प्रकार की जो बातें हैं, इसमें एक आपके पास लेखक है, एक बड़ा अफसर, एक छोटा अफसर और एक किसान की बात इसमें यहाँ पर की गई है। भाषा शैली व्यंग्यात्मक है। लेखक ने तीखा व्यंग करते हुए सरकारी तंत्र की नाकामी, सरल एवं प्रवाहमयी भाषा रोचक बनाने की लेखक ने बोलचाल की भाषा का उपयोग,
संवादशैली किसके मध्य? तो लेखक के मध्य बड़े अफसर, छोटा अफसर और बड़ा अफसर, छोटा अफसर और किसान, है ना। अफसरों के संवाद उनके असली चरित्र को प्रकट करते हैं और उनकी खोखली कार्यशैली, किसकी? तो आंसर आता है सरकारी अधिकारियों की, उनकी खोखली कार्यशैली पर व्यंग्य करते हैं। रूपक और प्रतीक क्या हैं? इल्लियां केवल चने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट नहीं हैं। इल्लियां केवल चने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट नहीं हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारी भी हैं, है ना। इल्लियां जो है वो सरकारी कर्मचारी भी हैं, जो जनता की मेहनत की फसल को चट कर जाते हैं। ये उस समय की जब बात आती भी दिखाई देती है, जब वहां पर रोप झाड़ करके उससे हरे चने अपनी जीप में रखवाए जाते हैं और फिर ये अफसर जो है घर ले जा करके खाते हैं। तो उस संदर्भ में शरद जोशी के द्वारा बताई गई बात है। निष्कर्ष फिर यहां चलेंगे क्वेश्चन सेशन पर। जीप पर सवार इल्लियां केवल एक हास्य व्यंग्य निबंध नहीं है। जीप पर सवार इल्लियां केवल एक हास्य व्यंग्य निबंध नहीं है, बल्कि सरकारी तंत्र के खोखलेपन और भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। तो ये पूरा पाठ आपके पास, मुझे लगता है कि यदि आपने इस पाठ को अपनी मुट्ठी में करना है तो उसके लिए आपको एक लेखक, एक बड़ा अफसर, एक छोटा अफसर और एक किसान, और इन सब चरित्रों की क्या विशेषताएं हैं, ये माइंड जो है वो कहीं ना कहीं सेट हो गई है। और दूसरी बात, यहाँ पर सरकारी तंत्र की विफलता, सरकारी तंत्र की निष्क्रियता या अफसरशाही या लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार से लिप्त जो है यहाँ पूरे के पूरे पाठ में बताने का प्रयास इन्होंने किया है। चलते हैं प्रश्न आगे की तरफ, एक आध लाइन और इसमें यहाँ पर देख करके यह पाठ बताता है कि सरकारी अधिकारी किसानों की समस्याओं का हल निकालने के बजाय अपनी सुविधाओं को अधिक प्राथमिकता देते हैं। लास्ट लाइन, लेखक का संदेश स्पष्ट है कि असल की इल्लियां कौन? तो आंसर आया अफसर। असल की इल्लियां कौन? तो उन्होंने यहां पर कहा नेता, है ना, जो जनता का धन और संसाधन रहे हैं। और ये जो बेसिकली नेता वाला पॉइंट भी इसलिए इसमें यहां पर आया क्योंकि जिस समय ये अखबारों की जबरदस्त वाली खबरें बनी थी, तब वहां पर इनको लगने लगा था कि अब अगली बार ऐसा ना हो कि चुनाव मैदान में जाएं और जो है वहां पर जनता हमको चितपट करती हुई दिखाई दे। इसलिए ये भी अपने कार्यकर्ताओं को आदेश देते हैं कि दौड़ो रे खेतों की तरफ और देखो ये हो क्या रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की बातों को इन्होंने पार्ट में ऐसे एक्सप्लेन किया है। चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला, शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? ए भोपाल, बी उज्जैन में, सी इंदौर में और डी ग्वालियर में। तो अब यहाँ पर आपको, अब देखो कभी कभी ऐसा रहता है कि अभी अपन ने इस पार्ट को देखा, यहाँ पर अभी अपन ने याद किया, अपने से यहाँ पर लग जाएगा उत्तर, लेकिन जब इसका मिक्स वाले सेशन चलाएंगे, है ना, तब उस समय फिर वहाँ पर अपने को याद आना चाहिए कि शरद जोशी साहब उज्जैन में जन्मे हैं, तब याद आना चाहिए। तो अपने काम के, अपने लिए काम की बात होगी वहाँ पर, है ना। बिल्कुल इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, जीप पर सवार इल्लियां किस प्रकार की रचना है? क्या ये उपन्यास हैं, एकांकी हैं या व्यंग्य निबंध हैं, ये नाटक हैं? किस प्रकार की है? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर जाएगा वो है आपके पास व्यंग्य निबंध है। न ये कहानी है, न उपन्यास है, न एकांकी है, न नाटक है, ये प्रकार का व्यंग्यात्मक निबंध है। नेक्स्ट पॉइंट, जीप पर सवार इल्लियों में सरकारी कर्मचारियों की तुलना किससे की गई है? ए टिड्डियों से, बी गिद्धों से, सी इल्लियों से और डी चूहों से। तो चूंकि अभी पाठ का नाम लिखा है, एक आम आदमी भी यहाँ पर जजमेंट लगा लेगा, लेकिन इसमें अभी ऐसे धुआंधार वाले प्रश्न भी आएंगे कि जहाँ जरा से चुके कि आपका प्रश्न जो है उसमें से वहां पर गया, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है अपने पास यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन, शरद जोशी को किस विधा में विशेष ख्याति प्राप्त हुई है? ए कविता में, बी व्यंग्य लेखन में, सी नाटक में या डी आलोचना में। तो क्या आ जाएगा आंसर? बिल्कुल इसका आंसर है कि इनको जिसमें ख्याति मिली है वो नाम है आपके पास व्यंग्य लेखन, और व्यंग्य लेखन को एक विधा के रूप में हरिशंकर परसाई ने तो अपना पुरजोर दम उसमें लगाई दिया, उसके साथ साथ में यहाँ पर शरद जोशी साहब ने भी उतना ही उसमें दम लगाया है। फिर अगला,
शरद जोशी की भाषा शैली कैसी है? क्या वो अपनी रचनाएं क्लिष्ट और कठिन शब्दों में लिखते हैं? ए, उनकी भाषा सरल और सहज होती है। सी, संस्कृतनिष्ठ होती हैं। या डी, अंग्रेजी मिश्रित होती हैं। इसका सटीक उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। इसका सटीक उत्तर जाएगा कि अपनी बात सहज तरीके से बोलचाल की भाषा में और मुहावरों और आदि का प्रयोग करते हुए इतनी शानदार तरीके से लोगों के मध्य रवाना कर देते हैं कि बातें समझ में आती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जीप पर सवार इल्लियां निबंध में सरकारी अफसरों के रवैयों को कैसा दिखाया गया है? इसका उत्तर जो है वो अपने पास यहाँ पर क्या होगा? क्या ये सरकारी अफसर ईमानदार और कर्मठ हैं जो वास्तव में वहाँ पर जीप पर सवार होकर के चने के खेतों में इल्लियों को ही देखने जाते हैं? या ये भ्रष्ट और स्वार्थी हैं जो निष्क्रिय तो हैं, भ्रष्ट तो हैं, स्वार्थी हैं और मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ हैं, निष्पक्ष और न्यायप्रिय हैं? क्या जाएगा इसका? बिल्कुल ये जो है इसमें यहाँ पर भ्रष्ट और स्वार्थी के रूप में इनको कहीं ना कहीं बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जीप पर सवार इल्लियों में चने के पौधे को लेकर लेखक ने क्या कहा? ए, चने के पौधे होते हैं, पेड़ नहीं। बी, चने का जंगल होता है, चने के पौधे होते हैं, पेड़ नहीं। और तीसरा पॉइंट आपके पास, चना बेल की तरह बढ़ता है। इसका उत्तर क्या आएगा? चने के पौधे नहीं, पेड़ होते हैं, ये वाला पॉइंट है, या फिर चने पौधे होते हैं, पेड़ नहीं? क्या लगेगा इसका आंसर? 7। जल्दी से फास्ट। दो उत्तर बड़े ही जबरदस्त तरीके से यहाँ नियर के आते हुए दिखाते हैं। बिल्कुल सीखा, चने के पौधे होते हैं, पेड़ नहीं। अब जैसे ये वाला पॉइंट है ना, चने का जंगल होता है, तो ये जब पार्ट की चर्चा होती है तो इनका जो बुद्धिजीवी जो साथी है, उस बुद्धिजीवी जो है वो बोले चने के जंगल में चलें, तो बोले चने का जंगल होता है, खेत होता है ना? चने के पेड़ देखने चले तो चने का पेड़ होता है कि खेत होता है? इस प्रकार की भी इसमें यहाँ पर अच्छी बातें आती हुई दिखाई देती है। तो इसका आंसर अपने पास क्या जाएगा? तो यह है इसमें यहाँ पर सी, है ना? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला 8 नंबर, जीप पर सवार इल्लियां में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? नेताओं का उल्लेख है क्या? किसानों का, चने के पौधों का, या वैज्ञानिकों का? मैंने इसमें यहाँ पर आपको अभी बताया था। चलो पहले तो आप जल्दी से उत्तर दो कि जीप पर सवार इल्लियों में किसका उल्लेख नहीं है? ए, नेता का। बी, आपके पास किसान का। सी, चने के पौधे का। या डी, वैज्ञानिकों का? फास्ट। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर आपके पास है यहाँ पर वैज्ञानिकों का उल्लेख इसमें नहीं है, नेता का है, क्योंकि नेताओं को कुर्सी जाने का डर लगा रहता है ना? जब इस प्रकार की खबरें जबरदस्त तरीके से हाईलाइट होती भी दिखाई तब। तो इसमें यहाँ पर किसका नहीं है? तो आंसर है वैज्ञानिकों के। इसमें इस पार्ट में जीप पर सवार इल्लियों के पार्ट में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। फिर 9, जीप पर सवार इल्लियां में मुख्य रूप से किस विषय पर व्यंग्य किया गया है? ए, धार्मिक कट्टरता। बी, सरकारी तंत्र की लापरवाही। सी, और डी, ग्रामीण जीवन की कठिनाइयां। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या है? सही। सोमेश ने सही दिया, अर्चना का उत्तर सही है इसमें। तो यहां पर यह सरकारी तंत्र की लापरवाही, है ना? लेखक सरकारी तंत्र की किस समस्या पर मुख्य रूप से व्यंग्य करता है? ए, शिक्षा प्रणाली पर। बी, भ्रष्टाचार और निष्क्रियता पर। सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर। और डी, धाराओं पर। ए, शिक्षा प्रणाली। बी, भ्रष्टाचार और निष्क्रियता। सी, विज्ञान प्रौद्योगिकी। डी, धार्मिक आस्थाएं। बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर क्या है कि सरकारी तंत्र की समस्या पर तो ये भ्रष्टाचार और उसके साथ साथ में यहाँ पर निष्क्रियता के साथ रहते हैं, किसी से कोई मतलब यहाँ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट 11, सरकारी अधिकारी इल्लियों से ज़्यादा किस चीज़ में रुचि रखते हैं? ए, किसानों की समस्याओं में। बी, मुफ्त में हरा चना लेने में। सी, नए कृषि अनुसंधानों में। या डी, पर्यावरण संरक्षण में। जल्दी से इसका उत्तर तो आपको आना चाहिए। 11 का क्या होगा? किसानों की समस्याओं को निपटाने में, या मुफ्त में हरा चना लेने में, या नए कृषि अनुसंधानों में, या पर्यावरण संरक्षण करने में? क्या होगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही जवाब। मुफ्त में हरा चना लेने में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ज़्यादा रुचि रहती है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो ये है इसका उत्तर बी, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रश्न है, सरकारी तंत्र की किस कमी को इस व्यंग्य में उजागर किया गया है? अधिकारियों की निष्क्रियता को,
बी वैज्ञानिक जानकारी की कमी को, सी किसानों के प्रति सहानुभूति को, और डी सरकारी योजनाओं के प्रभाव को। सही बात है। इसमें अब चूंकि पार्ट का अगर मर्म समझ में आ चुका है तो फिर अब अपने को इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अधिकारियों की निष्क्रियता को इसमें यहाँ पर उजागर किया गया है। 13 नंबर, शरद जोशी सरकारी अधिकारियों के व्यवहार को कैसे दिखाते हैं? ए वे किसानों के हित में काम करने वाले हैं सरकारी अधिकारी, ए। बी वे सिर्फ कागजी कार्रवाई में व्यस्त रहते हैं, सी वे नई कृषि तकनीकों को अपनाते हैं, और डी वे किसानों को वित्तीय सहायता देते हैं। बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर जाएगा, वे सिर्फ कागजी कार्रवाई में व्यस्त रहते हैं। कभी कभी अब जीप पर सवार इल्लियां चैप्टर इन्होंने जब भी लिखा है यहाँ पर, लेकिन अगर आज भी किसानों की फसलों को इस प्रकार टिड्डियाँ या इल्लियाँ कोई खा जाए, या मान लो अगर ओलावृष्टि या इसकी वजह से अगर नुकसान हो जाए तो कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। जब मुआवजा और इसकी बात आएगी तब दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा। तो पाठ उस समय का लिखा हुआ आज तक यहाँ पर प्रासंगिक होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यंग्य में सरकारी अधिकारी समस्या पर ध्यान कब देते हैं? ए जब जनता उनसे शिकायत करती है, बी जब समस्या गंभीर हो जाती है, सी जब अखबार में खबर छपती है, डी जब सरकार नया आदेश जारी करती है। बिल्कुल सही जवाब इसका उत्तर है कि जब अखबारों में जोर शोर से चर्चाएं होने लगती है चारों तरफ, और हेड क्वार्टर तक, अगर विधानसभा हैं तो भोपाल तक, और अगर संसद हैं तो दिल्ली तक की घंटियां बजने लगती हैं, तब समझ में आता है, तब यहाँ की बात आई कि जब अखबार में खबर छपती है, उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर इन्होंने बताई है। क्वेश्चन नंबर 15, लेखक ने सरकारी कर्मचारियों को इल्लियां क्यों कहा है? ए वे खेतों को नष्ट कर देते हैं, बी वे किसानों की मदद करते हैं, सी वे जनता का शोषण करते हैं, डी वे पर्यावरण संरक्षण में रुचि लेते हैं। जीप पर सवार इल्लियां पाठ के संदर्भ में शरद जोशी ने सरकारी कर्मचारियों को इल्लियां क्यों कहा? बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यहाँ पर ये भी क्या करते हैं, तो ये भी जनता का शोषण करते हैं, वे जनता का शोषण करते हैं, इस पार्ट में बताया गया। जनता का शोषण करना इट मीन्स यहाँ पर उसी प्रकार से बात हो गई जिस प्रकार से यहाँ पर जो हमारी इल्लियाँ होती हैं वो खेत को नष्ट करती है ना। चले आगे, व्यंग्य के अंत में लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? ए सरकारी अधिकारी ईमानदार होते हैं, बी आपसी नुकसान सरकारी तंत्र कर रहा है, सी किसानों को सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, डी कृषि प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। तो इसमें पाठ में इसकी कोई चर्चा नहीं है, इसकी कोई चर्चा नहीं है अपने पास, यहाँ पर इस पॉइंट की कोई चर्चा नहीं है। असली नुकसान सरकारी तंत्र कर रहा है, पाठ के अंत में कहीं ना कहीं बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्यंग्य में बड़ा अफसर किसका प्रतीक है? अच्छा प्रश्न है, आ सकता है ना। व्यंग्य में बड़ा अफसर किसका प्रतीक है? ए सरकारी अधिकारियों की उदासीनता का, किसानों की कठिनाइयों का, आधुनिक कृषि व्यवस्था का, न्याय और ईमानदारी का। तो सरकारी अधिकारियों की उदासीनता का प्रतीक है, जिसका नाम आपके पास क्या है? बड़ा अफसर। फिर अगला अच्छा प्रश्न है, ये भी आ सकता है, याद रखिएगा। छोटा अफसर, जीप पर सवार इल्लियों के पाठ के संदर्भ में छोटा अफसर किस प्रकार का व्यक्ति है? ए किसानों की मदद करने वाला, बी अपने बड़े अधिकारी को खुश करने वाला, सी विज्ञान में रुचि रखने वाला, डी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ। छोटे अधिकारी का अफसर का एक ही काम है, क्या? तो जो बड़ा अधिकारी आदेश दे उस पर किंतु परंतु कुछ न लगाएं, और जो है वहाँ पर उसकी खुशी के लिए जो मक्खन की अमूल की टिक्कियाँ होती है वो लगाता रहना, और बड़े अफसर को खुश रखना। इस छोटे अफसर में इस प्रकार का कैरेक्टर शरद जोशी साहब ने इसमें यहाँ पर बताया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ये है आपके पास बी 19। किसान की स्थिति व्यंग्य में किस प्रकार चित्रित की गई है? कि किसान मतलब इस पार्ट में जीप पर सवार इल्लियों में उन्होंने क्या किसान को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बताया, सरकार से सहयोग प्राप्त करने वाला बताया, डरा सहमा और मजबूर बताया, और अत्यधिक शिक्षित और जागरूक बताया। तो यहाँ पर इस पार्ट में डरा सहमा और मजबूर बताया, और उस समय तो विशेष करके जब छोटा अफसर ऐसे
आंख दिखा करके उसकी तरफ पहले घूरता है और फिर कहता है कि जा तेरे खेत में से चने लास, बड़े साहब को खिलाएंगे, है ना। क्योंकि जैसे ही इसके द्वारा यहाँ पर इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है तो उसको लगने लगता है कि अरे और मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से ये छोटा अफसर मुझ यहाँ पर किसान पर कहीं ना कहीं क्रोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट 20 नंबर, इल्लियाँ किसका प्रतीक है? जीप पर सवार इल्लियाँ में इल्लियाँ किसका प्रतीक है? केवल चने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली कीटों का, सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार का, किसानों की मेहनत का, या समाज में फैली बुराइयों का? बिल्कुल इसका उत्तर जाएगा कि सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार का प्रतीक है ना। यहां पर सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार का प्रतीक है, ये इसका उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, लेखक इट मीन्स शरद जोशी की भाषा शैली कैसी है? ए, वो गूढ़ और जटिल बातें करते हैं, सरल और व्यंग्यात्मक, सी साहित्यिक और गंभीर, और डी तकनीकी और वैज्ञानिक। तो इसका सटीक उत्तर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है सरल और व्यंग्यात्मक, अपनी बात बताते हैं। फिर नेक्स्ट बढ़े यहाँ से आगे की तरफ। अगला पॉइंट, सरकारी तंत्र की कौन सी प्रवृत्ति पर इस व्यंग्य में प्रहार किया गया है? ए, किसानों के प्रति संवेदनशीलता, बी, औपचारिकता निभाने और बयानबाजी करने की आदत, सी, नई योजनाओं को लागू करने की तत्परता, और डी, कृषि में नई तकनीकों का प्रचार। तो क्या जाएगा? बिल्कुल जवाब, इसका उत्तर है आपके पास औपचारिकता निभाने और बयानबाजी करने की आदत को इसमें यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यंग्य में इट मीन्स यहाँ पर जीप पर सवार इल्लियाँ पाठ व्यंग्य में संवाद शैली का उपयोग क्यों किया गया है? तो ए, पाठ को अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए, बी, सरकारी योजनाओं को समझाने के लिए, सी, वैज्ञानिक तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए, या डी, किसानों की भाषाई विविधता दिखाने के लिए, है ना। क्या है? तो पाठ को अधिक रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए व्यंग्य में संवाद शैली का उपयोग किया गया है। बड़ा अफसर, छोटा अफसर, किसान, ये जो है इसमें यहाँ पर आपस में चर्चा करते हैं। इस व्यंग्य में जीप पर सवार इल्लियाँ नामक पाठ के संदर्भ में व्यंग्य का मुख्य संदेश क्या है? ए, सरकारी अफसर किसानों की मदद करते हैं, बी, सरकारी अधिकारी असली इल्लियाँ हैं जो जनता का शोषण करते हैं, सी, किसानों को सरकारी तंत्र पर भरोसा करना चाहिए, और डी, सरकारी योजनाएं बहुत प्रभावी होती है। बिल्कुल इसका उत्तर जाएगा सरकारी अधिकारी असली इल्लियाँ हैं जो जनता का शोषण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेखक को इल्ली के बारे में क्यों जानकारी नहीं थी? ए, उन्होंने कभी इल्ली को नहीं देखा था, बी, वे इल्ली में रुचि नहीं थी, उनकी इल्ली में रुचि नहीं थी, सी, वे केवल तुकबंदी की कविता बनाने तक सीमित थे, और डी, सभी। तो यहाँ पर बातें आएंगी इसमें कि उन्होंने कभी इल्ली को देखा नहीं था और इल्ली में रुचि नहीं थी, और वो तो अपनी तुकबंदी के साथ कविताओं को लिखने में मस्त थे। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर डी। नेक्स्ट पॉइंट, लेखक के अनुसार लोग इल्ली का जिक्र कैसे करते हैं? क्या लोग इल्ली का जिक्र बहुत आश्चर्य से कर रहे हैं या फिर घबरा कर करते हैं, ऐसे जैसे वो पड़ोस में रहती हो, और डी, उपेक्षा से? तो इस पाठ में यहाँ पर शरद जोशी साहब ने बताया है कि लोग ऐसे चर्चा करते हैं जैसे वो उनके वहाँ पर पड़ोस में रहती है ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर अपने पास सी। 27, लेखक के मित्र कैसे व्यक्ति थे? लेखक के मित्र कैसे व्यक्ति थे? ए, वो मूर्ख थे, बी, विद्वान और पुरानी पोथियाँ पढ़े हुए, आंसर है कि हाँ। न वो अज्ञानी थे, न बच्चों की कविताएं लिखने वाले, न मूर्ख थे, वो विद्वान थे और पुरानी पोथियाँ पढ़े हुए थे। और एक अपना इस प्रकार से वो मैथिली शरण गुप्त की कुछ कविता की पंक्तियाँ भी सुनाते हुए दिखाई देते हैं। इसमें उनका भी जिक्र है यहाँ पर, मैथिली शरण गुप्त का भी इस पाठ में। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? वो है अपने पास बी। नेक्स्ट पॉइंट, लेखक ने इला का क्या अर्थ बताया? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीप पर सवार इल्लियाँ पाठ के संदर्भ में लेखक शरद जोशी ने इला का क्या अर्थ बताया? ए, जल की देवी, बी, अन्न की अधिष्ठात्री देवी, सी, युद्ध की देवी, और डी, ज्ञान की देवी। अब अगर आपको ज्ञान हो तो बेसिकली ये जो इला शब्द है ये यहाँ पर पृथ्वी का पर्यायवाची भी है। जो इला है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है।
तो उन्होंने यहाँ पर इला को तो अन्न की, क्योंकि पृथ्वी है, पृथ्वी का अगर भूमि है तो भूमि की बात करें, खेत है तो उसमें अन्न पैदा हो रहा है, हाँ, तो अन्न की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया है। प्रश्न अच्छा है, आ सकता है। अगला प्रश्न, लेखक ने इल्ली को किस देवी की पुत्री बताया? इस पाठ में यहाँ पर जीप पर सवार इल्लियों में लेखक ने इल्ली को किस देवी की पुत्री बताया? ए सरस्वती, बी लक्ष्मी, सी ईला या डी दुर्गा। तो यहाँ पर इसकी जो चर्चा है सरस्वती की नहीं है, लक्ष्मी की नहीं है, दुर्गा की नहीं है, ईला जो है ईला की पुत्री है ना, ईला देवी की पुत्री बताया है किसको? इल्ली को। और वहाँ यहीं से इस प्रकार से ईला इल्ली दिल्ली, ईला बिल्ली इल्ली दिल्ली, इस प्रकार की यहाँ पर अपनी बात करते हैं पाठ में। तो इसका उत्तर आपके पास क्या है? तो अच्छा है, और इसको अच्छे से याद रखें, क्वालिटी वाला प्रश्न है, आ सकता है। अगला, लेखक ने इल्ली को किस रूप में देखा? इल्ली को किस रूप में देखा? अन्न को नष्ट करने वाली, एक सुंदर जीव, देवी ईला की रक्षक और इंसानों के मित्र। तो इल्ली को किस रूप में देखा? तो इसका उत्तर है कि अन्न को नष्ट करने वाली, क्योंकि यदि चने के खेत में अगर लगी है तो इसका मतलब है कि वो अन्न को नष्ट करेगी। तो इसका उत्तर अपने पास है यहाँ पर क्या आंसर है? ए, अन्न को नष्ट करने वाली। फिर अगला, लेखक ने अपने मित्र के साथ मित्रता क्यों बनाए रखी? क्योंकि वे विद्वान थे, क्योंकि वे उनके पड़ोसी थे, क्योंकि वे बचपन के दोस्त थे, क्योंकि वे बहुत हंसमुख थे। तो मित्रता इसलिए वो बना करके रखी थी उन्होंने क्योंकि वो विद्वान थे, ये इसमें यहाँ पर पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर जीप पर सवार इल्लियों से संबंधित एक क्वालिटी वाले गुणवत्ता युक्त प्रश्न जो आम तौर पर आपकी समझदारी को और मजबूत करेंगे। और यदि आप इस चैप्टर में उलझे हुए थे तो इल्लियों की सहायता से आप सुलझे हुए बन जाओगे, और सुलझे हुए जब अगर आप बन गए तो फिर मान कर चलिए कि कुछ दिनों में आपके पास भी जीप आने वाली है। इसी के साथ इस पाठ को यही विराम देते हैं। पाठ पर कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और अपने विद्यार्थियों के, अपने सहपाठियों के मध्य इसको शेयर भी करें। और अगर इस वर्ग 2 से रिलेटेड आपको कोर्स शानदार वाला चाहिए तो इसको एग्जाम@AT का जो ऐप है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।